अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीएचपी की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसका ओरिजिन ज़रूर जानें। किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले उसके हिस्ट्री अगर हमें पता हो, ये क्यों बनाई गई थी, कब बनी है, इसके अंदर क्या क्या काम हुए हैं, तो हमारे लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। हिस्ट्री समझते हैं क्यों बनाई गई थी, इसे किस चीज़ के लिए बनाई गई है, इसका काम क्या है। पीएचपी बेसिकली वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज कहा जाता है। जिस तरह एचटीएमएल बेसिक लैंग्वेज है वेबसाइट डिज़ाइनिंग की, वेबसाइट की, कि एचटीएमएल तो आना ही चाहिए, उसके बगैर वेबसाइट नहीं बन सकती। इसी तरह पीएचपी भी जो है जो है वेब डेवलपमेंट की बेसिक लैंग्वेज कहलाती है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वेब डेवलपमेंट हमें सीखनी है तो कम से कम एटलीस्ट पीएचपी आनी चाहिए। अच्छा, पीएचपी जो है 1994 में रेस्मस लेडरॉफ नाम के एक प्रोग्रामर ने बनाई थी। उसने सबसे पहले क्या किया था, अपने सिस्टम पे वो चाह रहा था एक ऐसी चीज़ बनाना कि जो है ना, वो लोग कितनी वेबसाइट व्यू करते हैं, कितने विजिटर आपकी वेबसाइट पे डेली बेसिस पे आ रहे हैं, आपको नहीं पता। तो उसने जो है ना फर्स्ट टाइम ये बनाया था काउंटर, कि लोग जैसी वेबसाइट पे आए तो काउंटर एक ऐड हो जाए और अगली विजिट रिफ़्रेशिंग पे, अगले विज़िट पे नया काउंटर आ जाए। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, लोगों को बहुत पसंद आया। तो 1995 में पीएचपी जो है 50,000 वेबसाइट पर मुंतकिल हो गई। लेकिन सिर्फ काउंटर ही नहीं था, इसमें प्रोग्रामिंग की हद तक बहुत सारी चीज़ों पे काम किया गया था। तो डेवलप टू अलाउ हिम टू ट्रैक विजिटर टू हिज वेबसाइट, यानी ये रेस्मस लेडरॉफ साहब का जो मेन जो उनका मकसद था इसलिए था। लेकिन देखें, जब कोई चीज़ आती है तो उसमें इन्हेंसमेंट होती है, बढ़ती है। पीएचपी इज़ एन ओपन सोर्स प्रोडक्ट, ओपन सोर्स है। पीएचपी एन एक्रोनिम फॉर पर्सनल होम पेज। ठीक है, पीएचपी के जो सबसे पहला जो है मीनिंग थी, जो जो शॉर्ट फॉर्म यानी कंप्लीट नेम था, पर्सनल होम पेज था। ये नाम इसको रेस्मस लेडरॉफ ने दिया था। लेकिन जब सन 1995 में ये बहुत सारे कंप्यूटर्स पे आ गई तो लोगों ने कहा अब पर्सनल वाली बात नहीं है, अभी ग्लोबल है। तो इसके नाम की कुरानंदाजी हुई और कुरानंदाजी में नाम निकला हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अच्छा, अब एक चीज़ मशहूर हो जाती है एक एब्रीवेशन से। पीएचपी मशहूर हो गई अपने एब्रीवेशन की बेस पे। तो उन्होंने कहा कि एब्रीवेशन तो यही रखेंगे, लेकिन क्या होगा कि जो है नाम जो है हम इसका हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर रख लेते हैं पीएचपी, इसलिए तब से वो नाम चलता चला आ रहा है। ठीक है, तो ओवरव्यू ये है, पीएचपी इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और जो है बेसिकली ये यूज़ की जाती है एचटीएमएल पेजेस के अंदर। और इसको जो है जहाँ हमें यानी प्रोग्रामिंग या जो हमें डायनेमिक डाटा चाहिए वेब पेज का, तो वहाँ हम पीएचपी का डेटा यूज़ करते हैं। पीएचपी में आप पूरा का पूरा पेज डेवलप कर सकते हैं और आप चाहें तो पूरा पेज एचटीएमएल बेस ही रहने दें। जहाँ जहाँ प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ आपको डेटा डिस्प्ले करवाना है डेटाबेस से या कहीं और से, तो डायनेमिकली डेटा दिखाने के लिए आप वहाँ पे पीएचपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीएचपी इज़ एन अल्टरनेटिव टू CGI, ASP.NET और जावा सर्वलेट। पीएचपी जो है एक अल्टरनेटिव है CGI का, ASP.NET जो है। एक वक्त था जब मार्केट में ASP.NET और ASP माइक्रोसॉफ्ट का था, क्लासिक आया था, फिर पीएचपी। अच्छा, ASP.NET जो है इन्वेंट हुई थी, ASP क्लासिक जो इन्वेंट हुई थी फर्स्ट टाइम, वो हुई थी 1995 में। पीएचपी जब लोगों में मकबूल होना शुरू हुई, उससे पहले लोगों में डायनेमिक वेबसाइट का कॉन्सेप्ट नहीं था। डेटा उनको नहीं पता था कि डेटा डायनेमिकली चेंज भी किया जा सकता है। तो वो एक वक्त था ऐसा कि जो है ना, लोगों ने कभी इस चीज़ के बारे में कभी यानी अंदाज़ा ही नहीं लगाया कि ऐसा कर भी किया भी जा सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जब देखा लोग पीएचपी की तरफ जाना शुरू हो गए, तो अब लाजमी सी बात है कि एक ट्रैफिक एक प्लेटफॉर्म से छोड़ के कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे मूव हो जाता है। तो अब जब सुना है ना तो पीछे की तरफ कर जाना, ठीक है। अभी तो कोई भी नहीं है फ़िलहाल। अच्छा, तो जो है ना अपना माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि भाई हम भी एक अपनी लैंग्वेज डेवलप करेंगे। उनके माइक्रोसॉफ्ट के अंडर जो है सी शार्प, C++ तो चल ही रही थी। वी बी जो 6.0 था वो भी चल रहा था। उन्होंने क्या किया, उसी को अपग्रेड किया और ASP.NET बना दिया वेब के लिए। तो वो ASP.NET प्रोग्रामिंग से सपोर्टेड चल रहा होता है। शुरू में जब ASP क्लासिक बनी तो उस वक्त वो वेब के अंदर एम्बेड की जाती थी, वेब के अंदर चलती थी। लेकिन जैसे जैसे ASP.NET बन गया और ASP.NET जब बनी लैंग्वेज, उस वक्त
उन्होंने क्या किया कि भाई वेब का स्ट्रक्चर अलग रखा, प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर अलग रखा, दोनों को मर्ज करके नहीं रखा। तो वो उनका अलग इंटरफेस, उस पर काम करने का तरीका भी डिफरेंट है। लेकिन पीएचपी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? पीएचपी सीखने में आसान है, आसानी से उसे सीखा जा सकता है, उसके ऊपर आसानी से काम किया जा सकता है। तो वो पीएचपी को जो है ना हम बहुत आसानी से, पंखा बंद कर, हाँ नीचे वाला, हाँ ये ठीक है, ओके। पीएचपी का जो सिंटैक्स है सिमिलर है जावा स्क्रिप्ट से, जावा स्क्रिप्ट सी प्लस, सी शार्प, इन सबसे सिमिलर है। आप कह सकते हैं भाई बहन, लेकिन हर लैंग्वेज का सिंटैक्स डिफरेंट होता है, कि रिजर्व कीवर्ड डिफरेंट होते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करने के तरीके डिफरेंट होते हैं। सारी चीज़ें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। मैं अपनी वर्ड की फाइल में आता हूँ, ठीक है जनाब। और इसमें मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, PHP इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड पावरफुल टूल फॉर मेकिंग डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस। वेबसाइट्स बनानी है, वेबसाइट दो तरह की होती हैं। सबसे पहली जो वेबसाइट की नेचर होती है वो स्टैटिक होती है, जैसा डेटा है वही रहेगा, चेंज नहीं होता। आप एक लिंक से क्लिक करके दूसरा पेज खोल सकते हो, दूसरा खोल लो, तीसरा खोल लो, लेकिन उसका डेटा डायनेमिकली नहीं बदलता। लेकिन PHP वाली वेबसाइट का क्या होता है कि उसका डेटा डायनेमिकली चेंज किया जाता है। जैसे आपका रिज़ल्ट आया, आप गए बोर्ड की वेबसाइट पे, आपने रिज़ल्ट रोल नंबर डाला, बटन दबाया, आपका पता चला कि आप पास हो गए, आप फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गए, थर्ड आ गए, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे बता रहा होता है, ये डायनेमिक डाटा है। यानी अगर आप फेल हो तो फेल ही बताएगा, ये नहीं कि पास दिखा दे। तो ये बेसिकली जो अब आप क्लिक कर रहे हो और आपके सामने जो रिज़ल्ट लेके आ रहा है वो डायनेमिकली डेटाबेस में कहीं स्टोर है, और उस स्टोर से वहाँ से क्यूरी की तहत उसको रिसीव करके ला रहा है। तो PHP के लिए एक मसला है, PHP कोड एग्जीक्यूटेड ऑन सर्वर। PHP कोड सर्वर पे चलता है। अच्छा, सर्वर दो तरह के होते हैं, एक होता है वेब सर्वर। वेब सर्वर इंटरनेट पर मौजूद सर्वर की बात की जा रही है। तो उसमें क्या होता है कि आप इंटरनेट पर मौजूद किसी भी सर्वर को जो है एक्सेस करने के लिए वेब सर्वर पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कंप्यूटर अपने घर पे काम करना चाहते हैं और आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए दूसरा तरीका क्या होता है, लोकल सर्वर। उसके लिए क्या होता है कि हम उस सर्वर को डाउनलोड कर लेते हैं और अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेते हैं, तो एज अ लोकल सर्वर हमारे पास चलना शुरू हो जाता है। और जब हम उसको इंटरनेट पे कॉपी करेंगे तो वो जो है ऑनलाइन सर्वर जो चल रहा होगा उस पर चलना शुरू हो जाएगा। हमें सिर्फ वेबसाइट कॉपी पेस्ट करनी होती है उसमें, और कुछ भी नहीं करना होता। हमें क्या चीज़ें आनी चाहिए? हमें HTML आना चाहिए, हमें CSS आना चाहिए, हमें जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें अगर HTML की थोड़ी बहुत नॉलेज भी आती है तो भी काफ़ी है, ठीक है। क्योंकि देखें, अब हम कुछ भी डिज़ाइन करते हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए हमें कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जिसमें हम काम कर सकें। और वेबसाइट का बेसिक प्लेटफॉर्म HTML है। अगर हमने HTML सही से सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया। इसलिए आपने जो मैंने आपको चैनल का लिंक दिया है, आप उसको जो है रिव्यू कीजिएगा, तो वहाँ आपको HTML के हवाले से बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। PHP जो है एब्रीवेशन PHP है, नाम हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर है अभी आजकल के हिसाब से। और मार्केट में इस वक्त जो वर्जन है PHP 8 आ चुका है। 8 अभी डेवलपमेंट वर्जन है, 8.1 शायद चल रहा है मेरा ख्याल है। और जो है PHP 8 तक स्टेबल हो चुका है। तो आप जो भी वर्जन आप करना चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं। PHP कोड एग्जीक्यूटेड ऑन सर्वर, यहाँ ये बात दोबारा रिपीट कर रहा है, जिसका मतलब है कि हमें सर्वर की ज़रूरत है, तो उसके बगैर ये नहीं चलेगा। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या है, PHP इज़ फ्री टू डाउनलोड एंड यूज़। यानी ये हमें पैसे नहीं देने, हमें फ्री डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है और इसके ऊपर काम करना है। तो ज़िंदगी आसान हो गई हमारी, कि जब एक चीज़ के पैसे ही नहीं देने तो काम तो कर सकते हैं ना भाई। अच्छा, PHP अमेजिंग लैंग्वेज इसलिए है कि इसके बहुत सारे पावरफुल टूल्स हैं, जिसमें एक टूल जिसे CMS कहा जाता है, एक CMS है वर्डप्रेस। हमारे पाकिस्तान में समझो कि 60% वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनती है। रीज़न क्या है, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो थोड़ा सा ना चूज़ी किस्म के, चूज़ी मीन्स इन सेंस में कह रहा हूँ कि जो है ना वो उनकी डिमांड्स डिफरेंट होती हैं, वो बार बार चीज़ें चेंज करने के लिए वो करते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि जो है ना इनको इजी से इजी प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं। और अक्सर लोगों में क्या होता है कि वो कहते हैं यार मैं ख़ुद अपनी वेबसाइट में कुछ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए वर्डप्रेस को लोग यूज़ करते हैं। तो वर्डप्रेस जो है PHP के अंदर चलता है, और PHP जो है बहुत ज़बरदस्त यानी एक लैंग्वेज है। अब इट इज़ अ डीप इनफ टू रन लार्जेस्ट सोशल मीडिया फेसबुक। यानी PHP की जो स्टार्टिंग जो थी वो फेसबुक की,
वो पीएचपी में ही थी, आगे जाके उसको इवॉल्व कर दिया गया। यानी इसके अंदर इतनी पावर है कि आप एक सोशल मीडिया वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया वेबसाइट बनाना एक बंदे का काम नहीं है, कम से कम आपको तकरीबन बहुत सारी चीज़ों पे वर्किंग करनी पड़ती है। हर चीज़ के पीछे कोड होगा आपका, और वो कोड आपकी चीज़ों को आगे एग्जीक्यूट कर रहा होगा। PHP फाइल क्या है? व्हाट इज़ PHP फाइल? PHP कैन content text in PHP फाइल कैन कंटेन टेक्स्ट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP कोड। यानी एक PHP फाइल में किस टाइप का डेटा आ सकता है? कह रहा है इसमें टेक्स्ट आ सकता है, HTML का जो है वो मार्कअप टैग लिख सकते हैं, CSS के हम इसमें स्टाइल डिफ़ाइन कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं, PHP का कोड डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन जो है जो फाइल हम सेव करेंगे उसका एब्रीवेशन .php होगा। इससे पहले HTML हम पढ़ रहे थे, तो HTML में फ़ाइल को जब सेव करते हैं तो .html के नाम से कर रहे होते थे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है, और बाकी कुछ भी इसमें अलग नहीं है। PHP क्या कर सकती है? पावर ऑफ PHP यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बता रहा है। PHP कैन जनरेट डायनेमिक पेज कंटेंट। PHP पेज कंटेंट डायनेमिकली जनरेट कर सकती है। PHP कैन क्रिएट, रीड, ओपन, राइट, डिलीट, क्लोज फाइल ऑन सर्वर। सर्वर पे कोई फाइल अगर रखी हुई है उसको ओपन कर सकती है, उसके अंदर एडिट कर सकते हैं, उसमें चीज़ें लिख के सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकती है, वगैरह वगैरह। PHP कैन कलेक्ट फ्रॉम द डाटा, यानी किसी भी डेटाबेस से डेटा कलेक्ट कर सकती है, किसी भी डेटा सोर्स से डेटा कलेक्ट कर सकती है। इवन आप एक्सेल की फाइल से डेटा भी PHP में कलेक्ट कर सकते हो। PHP कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज़। PHP की मदद से हम कुकीज़ सेंड और रिसीव करते हैं। कुकीज़ क्या हैं? देखिए, जब हम PHP की इनिशियल PHP हम पढ़ लेंगे तो हम डायनेमिक PHP की तरफ आएंगे, डायनेमिक वेबसाइट्स बनाने के लिए। और जब हम डायनेमिक वेबसाइट्स के लिए आएंगे तो उसमें उस वक्त क्या होगा कि हम जो है वहाँ पे जो है कुकीज़ पढ़ेंगे, सेशंस पढ़ेंगे। ये वेब सिक्योरिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं, और वेब सिक्योरिटी जो है ना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी वेबसाइट में। कोई ऐसा पेज जहाँ मैं चाहता हूँ कि आम बंदा ना जा सके, उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए, तो उस जगह पे PHP का पेज यानी PHP का जो यानी कोड है वहाँ पे काम आता है। PHP की मदद से मैं वहाँ रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ कि बंदा अपना सेशन या कुकीज़ के थ्रू वहाँ पर आए, तो ऑटोमेटिकली कुकीज़ बना के चलते हैं। और पूरी वेबसाइट पे, इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ये सब कुकीज़ और सेशन का ही सहारा लेते हैं। अगर आप दराज जैसी वेबसाइट पे जाते हो तो दराज भी PHP पे बनी हुई है। PHP का फ्रेमवर्क है लारावेल, उसके ऊपर दराज की वेबसाइट बनी हुई। और जो है इस तरह की वेबसाइट्स में क्या होता है कि आपने एक आइटम सेलेक्ट किया, यानी ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर रहा हूँ, तो एक आइटम सेलेक्ट करते हैं, उसमें पेमेंट वगैरह करते हैं, थोड़ी बहुत उसमें अपडेट करते हैं, सेव करते हैं। जैसे आप सेव करते हैं तो आपका जो डाटा है, आपने जितना रिकॉर्ड उसमें सेव किया होगा वो नेक्स्ट पेज पे चला जाता है। फिर जब आप चेकआउट करते हो तो वो आपको वो कहता है हाँ भाई पेमेंट हो सकती है, इतना तरीका है, पेमेंट की टर्म क्या है, चीज़ें किस तरह से डिस्कस की जाती हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर 1 बाय 1 डिफ़ाइन की जाती हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें हम कोशिश करेंगे कुछ अच्छे से अच्छा सीखें। और PHP कैन इंक्रिप्ट डाटा। इंक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंक्रिप्शन क्या है? अब जैसे आप अपना व्हाट्सएप में आपने पढ़ा था एंड टू एंड इंक्रिप्शन। मीन्स क्या है कि यहाँ से डाटा जो जा रहा है और वहाँ रिसीव हो रहा है, पूरे रास्ते में डाटा इंक्रिप्ट हुआ है। यानी इस डाटा का यूज़र एंड से दूसरे यूज़र के एंड के तक, यानी पूरा डाटा इंक्रिप्टेड गया। बीच में अगर हैक भी हुआ तो किसी को वो हैकिंग करने के बावजूद उसका मैसेज या उसका डाटा नहीं पढ़ सकेगा वो, तो वो डाटा इंक्रिप्शन कहलाता है। और आजकल के दौर में इंक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो हम ये भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं PHP में हम डिफ़ाइन करेंगे। तो PHP रन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म। PHP मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म यानी मुख्तलिफ टाइप की विंडोज़ पे चल सकती है। जैसे हमारे पास हम विंडो यूज़ कर रहे हैं तो मैं इसलिए विंडो का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं जैसे विंडोज़ है, लिनक्स है, यूनिक्स है, मैक है, OX है, इन सब के ऊपर चल सकती है। PHP इज़ कंपेटेबल विद ऑलमोस्ट ऑल द सर्वर यूज टुडे। यानी PHP जो है तकरीबन कंपेटेबल है जो इन आजकल के जितने भी सर्वर्स हैं कार्ड के हैं। तो कार्ड अच्छा तस्वीर दी है आपने, तो बाहर लेके कार्ड बना लेना, तो क्लास में जब होंगे तो कार्ड जरूर पहनिएगा। PHP सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ डेटाबेसेस। PHP जो है
डेटा वाइड रेंजेस ऑफ डेटाबेसेस के ऊपर जो है यानी बहुत सारी मल्टीपल डेटाबेस पे सपोर्ट करता है। आप एक वक्त में मल्टीपल डेटाबेस पे काम कर सकते हो, लेकिन आपका इंटरनेट सर्वर एक से या दो से ज़्यादा ही डेटाबेस आपको दिखाएगा सपोर्ट के लिए, ज़्यादा नहीं देगा। जो भी देगा आप सब पे काम कर सकते हो। PHP is free. Download is from its official website. Resources www.php.net. PHP फ्री है। php.net से मिल सकती है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, PHP चलाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो 3 चीज़ें कौन सी हैं मैं यहाँ पे आपको बताऊँ। PHP चलाने के लिए जो है हमें php.net से PHP डाउनलोड करना पड़ेगा। अपाची सर्वर चाहिए, अपाची सर्वर, जिस सर्वर पे PHP रन होगी। तो वो सर्वर अपाची सर्वर है या इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस यानी IIS सर्वर भी हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अपाची। अपाची सर्वर डाउनलोड करेंगे। डेटाबेस भी सपोर्ट चाहिए तो MySQLi यानी mysql.net पे जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करेंगे। इन तीनों के बारे में बता दूं, PHP लैंग्वेज है जो हमें पढ़नी है, वो तो उसमें तमाम फंक्शनैलिटी सारी डिफाइन है। apache.net सर्वर है जिसके अंदर फाइल चलेगी। और थर्ड MySQL डेटाबेस है जो आपका डेटा स्टोर करेगी। हम पहले ही दिन सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। आज हम अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन को फोकस कर रहे हैं, फिर हम इंट्रोडक्शन भी चलेगा, साथ में क्लास का टॉपिक भी चलता जाएगा। तो हम उसी तरह से चीज़ों को मैनेज करेंगे। हमें किसी एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत है। टेक्स्ट एडिटर मार्केट में बहुत ही तरह के यानी मल्टीपल टाइप के अवेलेबल्स हैं, जिसमें एक टाइप ड्रीमवीवर है जिसे हम यूज़ करेंगे, हमारे टॉपिक में भी शामिल है। और VS कोड है, Notepad++ है, Sublime Text है, मल्टीपल मिलते हैं। ब्राउज़र कोई सा भी एक ब्राउज़र हो, अपडेटेड ब्राउज़र क्रोम हो या फायरफॉक्स हो या माइक्रोसॉफ्ट एज भी यूज़ करते हैं, तो भी ब्राउज़र की शर्त है कि अपडेट हो, ठीक है, ताकि कोई मसला ना हो, सब चीज़ें रन होंगी प्रॉपर। अच्छा, अब PHP चलाने के लिए मैं सारी चीज़ें अलग अलग डाउनलोड कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो सारी चीज़ें एक साथ भी डाउनलोड कर सकता हूँ। तो क्या होता है कि भाई अगर मुझे विंडोज़ के लिए चाहिए तो एक वैम सर्वर आता है। वैम सर्वर लिखूँगा मैं नेट पे, वैम सर्वर विंडो, अपाची, MySQL, PHP, पर्ल, इन लैंग्वेजेस को इंस्टॉल करेगी। अगर मैं लैम्प सर्वर की बात करता हूँ तो वो लिनक्स पे चलेगा, लिनक्स, अपाची, MySQL, PHP, पर्ल। और अगर मैं सैम की बात करता हूँ, सोलर, अपाची, MySQLi और PHP। अच्छा, जैम की बात करता हूँ तो जैम जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म होने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैं इसको इंस्टॉल करके चला सकता हूँ। एक जैसा इंटरफेस होगा, एक जैसी वर्किंग करने का तरीका होगा, तो काम करने में मज़ा आएगा। यानी अगर मेरे ऑफिस में मैक विंडो यूज़ होती है, लिनक्स यूज़ होती है, कहीं पे कोई दूसरी विंडो है, मेरे घर में कुछ और विंडो है, तो मैं सब में एक जैसा काम कर सकता हूँ। तो हमें जैम सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब मैं जैम सर्वर इंस्टॉल करूँगा तो अपाची इंस्टॉल हो जाएगा, PHP इंस्टॉल हो जाएगा, पर्ल, MySQLi, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। हमें अलग अलग इंस्टॉल नहीं करना, हम डायरेक्ट सर्वर डाउनलोड करेंगे और इसको इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी 1 मिनट इसको रोकता हूँ। अच्छा, PHP है क्या, व्हाट इज़ PHP? PHP तो आपने पढ़ ली। PHP यहाँ पे एक जुमला बार बार आ रहा है आपके सामने, PHP इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सर्वर साइड यानी वो चीज़ जो सर्वर पे चलेगी, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो चीज़ जिसके लिए स्क्रिप्ट लिखा जाएगा। अच्छा, लैंग्वेजेस 2 तरह की होती हैं। अगर डायनेमिक लैंग्वेजेस की बात करूँ, एक होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एक होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। दोनों में फ़र्क क्या है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है उसके लिए आपको स्क्रिप्ट जो है, आपका जो भी आपका टेक्स्ट है, जो भी आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो, वो आपके HTML जो भी आपका ब्राउज़र है, वो ब्राउज़र ही उसको रन कर देगा। उसको चलाने के लिए किसी सर्वर की ज़रूरत नहीं है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आपको सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और हमें जो है हम यहाँ पे जैम सर्वर इंस्टॉल करेंगे, जिसके बाद हमारे पास ये सॉफ्टवेयर चलना शुरू हो जाएगा। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पे मैंने लिखा गूगल आ गया। गूगल में मैंने लिखा XAMPP, ठीक है। आप चाहे विंडो यूज़ करते हो, चाहे आप मैक यूज़ करते हो, चाहे आप लिनक्स यूज़ करते हो, कोई इशू नहीं। आपने जैम लिखा, जैम की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आ गई। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए,
और आपके पास बता रहा है अपाची सर्वर है। अच्छा, मारिया डीबी माई डेटाबेस का नया नाम है, और पीएचपी और प्रल, ठीक है। कहता है डाउनलोड करना है, विंडोज़ के लिए ये रहा, लिनक्स के लिए ये रहा, अपन ओएक्स के लिए ये रहा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, भाई मुझे विंडोज़ के लिए चाहिए। मैं यहाँ पर आ गया, मेरे पास ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, ठीक है। एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, जब तक ये डाउनलोड होता है तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो जनाब हमारे पास जैम डाउनलोड हो चुका है। हम क्या करेंगे, हम इसको जो है यहाँ पे ओपन शो इन फोल्डर पे आ जाएंगे। अच्छा, मैं इसको ओपन विद रन करूँगा, लेकिन एज एडमिनिस्ट्रेटर। नॉर्मल भी रन कर सकते हैं, अब कोई मसला नहीं होगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो फुल प्रिविलेजेस के साथ होता है। तो बहुत सी परमिशन ऐसी होती हैं जो हमें एडमिन राइट से चाहिए होती हैं। अच्छा, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे पास एक विंडो आएगी बिटनामी के नाम से, और मेरे पास ये मैसेज आएगा सबसे पहले यूज़र एक्सेस कंट्रोल का। तो वो कोई इतना मसला नहीं है, परमिशन मिसिंग का कहता है, लेकिन आप ओके कर दें, आपके पास इंस्टॉलेशन का विंडो आ जाएगी। मैं रेकमेंड करता हूँ कि इसको सी ड्राइव में इंस्टॉल ना करें। सी में इसलिए नहीं करें कि अगर किसी वजह से विंडो उड़ जाती है, मेरा डेटा चला जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है ना जनाब आपको कहता हूँ इसको करें डी ड्राइव में इंस्टॉल, या डी में कर लें, ई में कर लें। तो अगर मेरी विंडो उड़ भी जाती है तो मेरा जो डाटा है वो मिस नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और उसके बाद मेरे पास सारे रेंशल्स हैं। इसको किसी चीज़ को कम करना चाहें तो कर सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक किया, और आप यहाँ पे मैंने डी लिखा, ओके, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। मेरे पास डायरेक्टरी अगर बनी हुई होगी इस नाम की इस जगह पे, तो मैसेज दे देगा। अभी नहीं दे रहा, नेक्स्ट पे आ गया, तो इसका मतलब है ये इंस्टॉल हो सकता है। इंस्टॉलेशन के दौरान जो लैंग्वेज रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन जो है आप यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो अभी सेटअप चलना शुरू हो जाएगा यहाँ से। अब नेक्स्ट जो करूँगा मैं, तो सेटअप पूरा 100% रन होगा, और जब पूरा सेटअप रन हो जाएगा, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो अब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। बेहतर है कि एक दफ़ा सिस्टम रीस्टार्ट कर लें ताकि सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाएं। और बाकी जब मैं जैम ओपन करता हूँ, अच्छा जैम यहाँ पे नहीं होगा आपके पास, ये विंडो में यानी आपके स्टार्ट मेन्यू में एक्स की लाइन में यहाँ पे दिया हुआ होगा जैम कंट्रोल पैनल। आप इसको ओपन करें, और जब ओपन होगा तो राइट क्लिक करके आप इसको पिंग कर लेंगे। पिंग कर लेंगे तो टास्क बार में ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आइए, और यहाँ आने के बाद आपने दो चीज़ें इंश्योर करनी है कि आपके पास ये दो सर्विस लाजमी चलनी चाहिए। जब आपका फर्स्ट टाइम आएगा तो ये बिल्कुल सर्विसेज सारी बंद होंगी, ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ सर्विसेज को, फिर इसको रन करके दिखाता हूँ। देखें, अब मेरे पास सारी सर्विसेज बंद हैं, और मेरे पास जैम सर्वर इस तरह से इनिशियली ऑन होगा। मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, और मुझसे वो पूछेगा, क्योंकि देखिए सर्वर है, सर्वर को फुल राइट्स चाहिए होते हैं चलने के लिए। तो वो बोलेगा कि नेट कमांड है, फायरवॉल के लिए चाहिए फला चीज़, आप यस कर दें, ठीक है। यस करेंगे तो ये सर्विस ऑन होगी, वरना नहीं होगी। सेम इसी तरह MySQL वाली सर्विस पे भी यही करें, उस पर वो नेट कमांड पूछेगा 1 टाइम, और उसके बाद ये ओके हो जाएगा, ठीक है। 1 टाइम ये पूछता है परमिशन, नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट स्टार्ट या ऑन करने पे ऑन ऑफ हो जाता है। नहीं होगा तो परमिशन पूछेगा, आप दे दें, ठीक है। अच्छा, कॉन्फ़िग में आता हूँ तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है ये जिसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अच्छा, उसके बाद नेट स्टेट क्या है, आपकी जो पोर्ट्स हैं कंप्यूटर के अंदर, वो पोर्ट्स जैसे पोर्ट आईडी कौन कौन सी यूज़ करता है, तो ये HTTPD के नाम से मौजूद है। जैम सर्वर जो है आपके पास ये 2 पोर्ट यूज़ कर रहा है, 480 और 443। सर्वर मोस्टली पोर्ट 80 पे चलता है। पोर्ट 80 ब्लॉक होगी किसी वजह से, तो पोर्ट 8080 या पोर्ट 81 पे चलाया जा सकता है, लेकिन सर्वर इस पे चले तो बहुत स्मूथ रन होता है, ठीक है। अच्छा, देखेंगे 3306 पे चल रहा है आपका MySQL, तो MySQL। इसी तरह विंडोज़ की बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो डिफरेंट पोर्ट आईडीज़ पे चल रही होती है, ठीक है। तो ये आपको पोर्ट आईडी का डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। शेल लिखेंगे तो आप यहाँ पे कमांड लिख सकते हैं PHP के हवाले से कोई, और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको डायरेक्ट आपको जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वहाँ पे आपको ये ले जाएगा, ठीक है। सर्विसेज पे स्टार्ट करेंगे तो ये हमारी विंडोज़ की सर्विसेज ऑन हो जाएंगी, वो दिखाएगा, और वहाँ पे आप सर्विस इसको देख सकते हैं कि आपकी PHP की सर्विस अपाची की जैम वाली ऑन है या नहीं है, ठीक है। बहरहाल, अच्छा मैं यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करता हूँ। जब ये दोनों सर्विसेज ऑन होंगी और एडमिन पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास PHP का डैशबोर्ड खुल जाएगा, ठीक है। इस डैशबोर्ड पे यहाँ पे बता रहा है कि आपका जैम सर्वर में अपाची सर्वर इंस्टॉल हो गया, मारिया DB डेटाबेस है,
और PHP लैंग्वेज है, पर्ल भी एक लैंग्वेज है, PHP की तरह यूज़ होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसमें इंस्टॉल होगी और इसमें ये चलेगी, ठीक है जनाब। और उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। अच्छा, डेटाबेस के लिए देखना है हमें, तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, PHP माई एडमिन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे डेटाबेस के हवाले से हमें इंटरफेस नज़र आएगा, डेटाबेस स्टोर नज़र आएंगी। कैसे काम करेंगे वो इंशाल्लाह आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ये डेटाबेसेस है, यहाँ पे डेटा जो है टेबल्स की सूरत में स्टोर हुआ हुआ है सारा। किसी पे भी क्लिक करेंगे तो उसके अंदर डाटा भी नज़र आएगा आपको। ये डेटाबेसेस का डाटा का तरीका है, ठीक है। इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम वापस इधर आते हैं और हम अपनी फ़ाइल पे आते हैं। अगर मैंने इसको C ड्राइव में किया इंस्टॉल, D में किया, E में किया, कोई मसला नहीं, तो आप वहाँ पे जाइए। मैंने किया है D ड्राइव शकील या फोल्डर में जैम को इंस्टॉल किया, ताकि हम, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस होती हैं तो मैं इस फोल्डर को सिक्योर करना चाहता था। आपने जैम के फोल्डर में आएंगे, जैम सर्वर का फोल्डर जहाँ पे भी इंस्टॉल करेंगे वहाँ जैम की एक डायरेक्टरी बन जाएगी। इस डायरेक्टरी में हम अपनी फाइलें सेव कैसे करें, किस तरह से हम अपना डाटा मेंटेन करें, किस तरह से रखेंगे, तो मैं यहाँ पे जैम में आऊँगा और यहाँ पे एक htdocs का फोल्डर है। तमाम डेटा इसके अंदर रखा जाता है, वो जो एक्सेस कर रहा है वो भी यहीं से एक्सेस कर रहा है। तो हमने जैम इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद हम दोबारा रिपीट कर दूँ, जैम इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद हम अपनी डायरेक्टरी में आ गए जहाँ ये इंस्टॉल हुआ हुआ है, ठीक है। हमने ये एक्स के नाम से, जैम के नाम से ऑब्जेक्ट होता है, और हमने दोनों सर्विसेज को स्टार्ट कर दिया। फ़न टाइम ही हमसे फायरवॉल का पूछता है, आप यस करते हैं, फायरवॉल एक्सेस हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ आने के बाद मैं, जहाँ मैंने जैम सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है, मैंने D ड्राइव में शकील के फ़ोल्डर में किया, मैं यहाँ आऊँगा। यहाँ आने के बाद htdocs का फ़ोल्डर होगा, तमाम फाइलें यहाँ पे रखी जाएंगी, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल फ़ोल्डर्स बने हुए नज़र आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक अपना फ़ोल्डर बनाएंगे। हमने यहाँ पे किया डिजिटल, DIGIT, डिजिट कर देता हूँ, ठीक है। डिजिट के नाम से हमने बना दिया। हमारा तमाम डेटा इसके अंदर होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आएंगे ड्रीम वीवर में। ड्रीम वीवर वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, और ये किस तरह से इंस्टॉल होगा तो ये मैंने ड्रीम वीवर में बताया हुआ भी है, मैं दोबारा बता देता हूँ। एक वेबसाइट है गेट इनटू PC के नाम से। गेट इनटू PC में आपको हर तरह के सॉफ्टवेयर यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आप आइए, आप यहाँ पे लिखें एडोब ड्रीम वीवर। एडोब ड्रीम वीवर सर्च करेंगे, आपके पास ड्रीम वीवर के लेटेस्ट वर्जन्स आ जाएंगे। अब तक 2021 जो है ये अपना लेटेस्ट है। आप इसमें आइए। इसमें आने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड के हवाले से कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक एक्सट्रैक्ट यानी WinRAR की फ़ाइल, WinZip की फ़ाइल होगी। जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो उसको ओपन करने के लिए पासवर्ड आपका 1 2 3 होगा। एक्सट्रैक्ट करने फोल्डर में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करें, तो हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे उसकी एक पूरी कंप्लीट एक वीडियो है। आप वीडियो डाउनलोड भी करके रख सकते हैं, क्योंकि जब आप इंस्टॉल करोगे उस टाइम इंटरनेट बंद करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। तो फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे इसको पूरा प्ले करेंगे, बताएगा कि विंडोज़ में कौन सी सर्विस कैसे बंद होगी। इसमें ख़ास तौर पे आपका विंडोज़ का फायरवॉल जैसे कि ये है, इसको बंद किया जाता है। और इसको बंद कैसे करेंगे, आपने इस विंडो वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे, मैनेज सेटिंग में जाएंगे और रन टाइम रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ़ कर देंगे। तो ये आपका एंटीवायरस टेम्परेरी ऑफ हो गया। ये खुद कुछ दिनों बाद खुद एक्टिव हो जाएगा, लेकिन हमारे इंस्टॉलेशन का पार्ट निकल जाएगा इसके पीछे, ठीक है। बाकी है कि आप इस वीडियो को देखते हुए ड्रीम वीवर इंस्टॉल कर लीजिएगा। ड्रीम वीवर क्यों इंस्टॉल कर रहा हूँ, ड्रीम वीवर में काम करना हमारे लिए इसलिए आसान हो जाता है कि हम चीज़ें डिज़ाइन भी कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आऊँगा, ड्रीम वीवर मेरे पास ओपन हो गया। मेरे पास ड्रीम वीवर का ये इंटरफेस है, ठीक है। इस इंटरफेस में काम करना हमारे लिए आसान इसलिए कि हम राइट साइड पर फाइल्स हैं और तमाम डेटा इस यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, इसका इंटरफेस बेसिकली ऐसा होता नहीं है। मैं इस इंटरफेस को वर्क स्पेस को रीसेट करता हूँ, तो रीसेट करूँगा तो ये बाकी डिफ़ॉल्ट फेस में आ गया कि डिफ़ॉल्ट ये किस तरह से होता है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे टूल बार एक नज़र आ रहा था आपको, टूल बार इंसर्ट के नाम से यहाँ पे दिया हुआ होता है पैलेट में। आपने टूल बार के पैलेट को बाहर खींच के निकाल सकते हैं, किसी भी पैलेट को खींच के बाहर निकाल सकते हैं, किसी भी पैलेट के साथ जोड़ सकते हैं। आपने कहा यहाँ जोड़ना है, यहाँ लाए, ब्लू कलर की लाइन आ गई, यहाँ जुड़ गया। आप टॉप पे लेगा, आपने यहाँ जोड़ना है, ये यहाँ जुड़ गया, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं कस्टमाइज़।
आप यहाँ पे वापस आए, अगर कोई गलत काम हो जाए, गलत अटैच हो जाए, तो आप रीसेट कर दें, वापस सही पोजीशन पे आ जाएगा। मैं यहाँ से इंसर्ट के टूल बार में आऊँगा और इसको ड्रैग करके बाहर निकालूंगा। इस पर 3 लाइन पे क्लिक किया, ऊपर वाले टूल बार में जहाँ ब्लू लाइन आ रही है छोड़ दूंगा, ये यहाँ पे अटैच हो गया। अच्छा, एक चीज़ प्रॉपर्टी होती है विंडोज़ की, जो प्रॉपर्टी होती है हमारे वेब पेज के हवाले से, वो वेब पेज के जिस टूल को मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी प्रॉपर्टी डिस्प्ले करता है HTML के अंदर। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी देखता हूँ, ये रहा कंट्रोल F3 शॉर्टकट की है। इस प्रॉपर्टी को पकड़ूंगा और इसको भी मैं कहीं पे भी अटैच कर सकता हूँ, बेहतर जगह तो नीचे यहाँ पे लाके अटैच कर दिया। अब मेरा विंडो का इंटरफेस रेडी हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ड्रीमवीवर की साइट बनाऊँगा। ड्रीमवीवर साइट क्यों बनाते हैं, एक सवाल आ सकता है आपके जहन में। ड्रीमवीवर साइट इसलिए बनाते हैं कि मेरा फोल्डर रिलेटिवली वो ऐड हो जाता है, और जब एक चीज़ रिलेटिवली ऐड हो जाती है तो मैं उसमें रिलेटिवली काम कर सकता हूँ, उसमें डाटा पुट करूँगा, उसका आउटपुट लूँगा वगैरह वगैरह। तो आप साइट में आएंगे और आप न्यू साइट पर क्लिक करेंगे। मैं मैनेज क्यों कर रहा हूँ उसका रीज़न दिखाता हूँ आपको। मेरे पास बहुत सारी साइट्स बनी हुई है, मैं इन्हीं में से किसी एक साइट को मैनेज करूँगा। मैं यहाँ पर आऊँगा साइड में और मैनेज पे क्लिक करता हूँ। मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ डिजिटल का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर एडिट करूँगा। और यहाँ एडिट करने के बाद मैं यहाँ पे जैम सर्वर में जाऊँगा, डी ड्राइव, शकील का फोल्डर, जैम सर्वर, ठीक है। और मैं यहाँ पे HPHT डॉक्स और आपका डिजिट के नाम से मैंने बनाया था, डिजिट कर लें, डिजिटल कर लें, जो भी है, सेव। अब जो भी डेटा मेरा होगा वो देखें, अभी फोल्डर खाली है तो कुछ भी नहीं आ रहा। अब जो भी मेरा डेटा होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा मेरे कंटेंट के हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? तो ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आई हो। अच्छा, आज हमारी क्योंकि पूरी क्लास नहीं है तो मैं सिर्फ एक नई फाइल बनाऊंगा और उसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे देखेंगे। फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में सारी, जब हमारी कोरम पूरा होगा तो हम इंशाल्लाह उन चीज़ों को और अच्छे से लेके चलेंगे। मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं PHP का फॉर्मेट सेलेक्ट करूँगा और क्रिएट पे क्लिक कर दूँगा। और करने के बाद मैं इसको सेव करूँगा, और सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा class-1। ठीक है, .php इसका एक्सटेंशन खुद ऐड हो जाएगा क्योंकि मैंने PHP की टाइप फाइल ली है। अच्छा, मुझे अभी फ़िलहाल किसी HTML कोड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे जाके पड़ेगी, इस वक्त नहीं है। तो मैं यहाँ पे PHP का ओपनिंग मार्कअप टैग और एंडिंग मार्कअप टैग, या PHP का ओपनिंग टैग और एंडिंग टैग ज़रूर लिखूँगा। ठीक है, इस टैग को लिखने से मैं क्या करता हूँ कि जो भी चीज़ मैं इसके बिटवीन लिखूँगा वो PHP समझी जाएगी, PHP पढ़ी जाएगी। इसके बाहर मैं कुछ भी लिख दूँ कोई मसला नहीं, लेकिन इसके अंदर मैं लिखूँगा तो देखें रेड कलर की लाइन आ जाएगी। मकसद क्या है, वो बता रहा है कि भाई ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या है, अनएक्सपेक्टेड वर्ड है, तो उसको आप सही करेंगे। ठीक है, मैं फ़िलहाल यहाँ पे आता हूँ, फाइल सेव की, और एक वेलकम का वर्ड लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट। अच्छा, यहाँ पे प्रिंट करने के ऑब्जेक्ट को 2 तरीके हैं, प्रिंट भी किया जाता है और एको भी किया जाता है। अच्छा, ये एक रिज़र्व कीवर्ड है। कीवर्ड्स क्या होता है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। कीवर्ड्स हैं, वेरिएबल्स हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। किसी भी लैंग्वेज को चलाने के लिए कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो उस बटन को कॉल करने पे काम करते हैं, वो उसका रिज़र्व कीवर्ड या रिज़र्व फंक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे मेरे पास ये बटन है, बटन दबाऊंगा तो पंखा चलेगा, बटन दबाऊंगा तो लाइट बंद हो जाएगी, ये ऑब्जेक्ट है। इसके पीछे फंक्शनल क्या डिफ़ाइन है वो हम PHP के अंदर लिखेंगे, और जब इस पर क्लिक करेंगे तो काम हो रहा होगा। एक मिसाल दे रहा हूँ मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू PHP। ठीक है, PHP लिखा। अच्छा, मैं ये इस तरह से क्यों लिख रहा हूँ, मैं अगर ऐसे लिख दूँ वेलकम टू PHP तो वो उसको नहीं पढ़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंग्लिश, उर्दू, किसी भी लैंग्वेज को नहीं जानती। वो काम करती है अपने बताए हुए फंक्शंस और रिज़र्व कीवर्ड पे। ठीक है, उसके अलावा वो किसी भी काम नहीं कर देगी। अब ये कैसे काम करे, ये मेरे पास डी ड्राइव में, शकील में, जैम में, HTDocs में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको एक्सेस कैसे करना है उसका तरीका बताऊँगा। हमने यहाँ पे लिखा है http:// ठीक है, उसके बाद मैं लिखूँगा लोकल होस्ट लिखा, फिर मैंने लगा दिया स्लैश। अब स्लैश लिखने के बाद मैं आपके फ़ोल्डर का नाम लिखूँगा, आपका फ़ोल्डर है डिजिट के नाम से। ठीक है, और जैसे मैं इंटर करूँगा मेरे पास ये फ़ोल्डर आ गया। अच्छा, यहाँ पे फाइल भी रखी हुई नज़र आ रही है, इस फाइल का नाम लिखूँगा, जैसे मैंने रखा class-1.php। अब जैसे मैं इंटर करूँगा ये मेरे पास फ़ाइल खुल गई। इस तरीके से PHP में फ़ाइल ओपन की जाती है।
सही है, यही तरीका है इसका। तो अब आप कुछ भी लिखें, अच्छा इस PHP के मार्कअप टैग यानी PHP टैग के बिटवीन जो भी लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे। अच्छा एक और कमांड यूज़ की जाती है एको के नाम से, एको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुड मॉर्निंग, ठीक है। अच्छा अब मैं लिखूँगा यहाँ पे तो ये गुड मॉर्निंग भी प्रिंट हो गया। अच्छा एक चीज़ आप गौर से देखिए, मैं आखिर में सेमी कॉलन लगा रहा हूँ। सेमी कॉलन क्यों लगा रहा हूँ कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस C शार्प, C++, जावा स्क्रिप्ट, jQuery, इन सब में जहाँ सिंटेक्स एंड होता है वहाँ पे सेमी कॉलन लगाया जाता है ताकि एंड ऑफ लाइन डिफाइन हो। ये सिर्फ लैंग्वेज का ही जो है ना एक वो समझो एक तरह का एक रिक्वायरमेंट है। अगर मैं ये नहीं लिखूँगा, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा और मैंने यहाँ पे दोबारा एको कर दिया, एको इन्फो, ठीक है, चैनल, अच्छा मैंने इसको भी नहीं लगा ला, तो मैं जैसे ही यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा मेरा सबसे पहले आ जाएगा सिंटेक्स एरर फाइंड, और जो है लाइन नंबर 4 में कोई एरर है। अच्छा वो कह रहा है एको एक्सपेक्टिंग और जो है ना एंड ऑफ सेमी कॉमा या सेमी कॉलन होना चाहिए, यानी वो कह रहे हैं या तो यहाँ कॉमा या सेमी कॉलन है, आपने यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया। आखिरी लाइन में अगर आप सेमी एंड ऑफ लाइन नहीं भी लिखते तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आखिरी बेहतर तरीका क्या है कि हर लाइन में लिखें। तो यहाँ पे चीज़ आपकी इस तरह से आएगी। ओके, ये तरीका है आपका डेटा प्रेजेंट करने का। इस तरीके से डेटा आपका प्रेजेंटेबल रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, ठीक है भाई। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ें लिखी, एक नई फाइल बनाई और इसको इंस्टॉल किया। आपका इतना ही काम होगा कि आप इसको इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद इसको रन करें और एक फ़ाइल बना के चेक करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके तमाम दोस्तों के साथ बैठेंगे और फिर इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, ओके, अल्लाह हाफिज़।